आज हम बात करेंगे अफगान वॉरलॉर्ड्स की, जो तालिबान के एम्बिशंस के लिए शायद सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनकर उभर सकते हैं। दोस्तों, जब से यूएसए ने 20 साल से चल रहे वॉर एंड टेरर को खत्म कर अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना चालू किया है, तब से ही वहां तालिबान की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और वो पहले से और ज्यादा एग्रेसिव मोड पर है। पिछले कुछ दिनों में तो तालिबान का एग्रेशन अपने चरम पर है और रीटर्स के हिसाब से वो अब अफगानिस्तान की 85% टेरिटरी को कंट्रोल करने का दावा कर रहा है। बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के चलते द हिंदू ने कंफर्म किया है कि इंडिया ने कांधार में लोकेटेड अपने कॉन्सुलेट को टेम्परेरी बंद करने का डिसीजन लिया है। आईटीबीपी और एयरफोर्स की मदद से इंडिया ने कांधार से 50 डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट भी किया। 16 जुलाई 2021 को रॉयटर्स के वर्ल्ड फेमस इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के कवरेज के दौरान मृत्यु हो गई। ये इंसिडेंसेस दिखाते हैं कि अफगानिस्तान अराजकता की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने कई की बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी कैप्चर किए हैं अलोंग ईरानियन, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर्स। तालिबान ने इन बॉर्डर क्रॉसिंग्स को कैप्चर कर चाइना बॉर्डर से लेकर ईरान तक ये आर्क शेप टेरिटरी में अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत किया है। पिछले हफ्ते 1000 से ज्यादा अफगान ट्रूप्स को तालिबानी अटैक के चलते तजिकिस्तान में रेफ्यूजी लेना पड़ा। इनमें बॉर्डर टाउन्स इस्लाम कला ऑन ईरानियन फ्रंटियर, तौरगुंडी क्रॉसिंग्स विद तुर्कमेनिस्तान और स्पिन बोल्डाक ऑन पाक अफगानिस्तान बॉर्डर इंक्लूडेड है। इसके अलावा तालिबान का कंट्रोल लगभग 2/3 ऑफ अफगान तजीक बॉर्डर में भी आ गया है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात है तालिबान का रिमोटेस्ट अफगान टेरिटरी बादख्शन प्रोविंस को कैप्चर करना, जो नदर्न रीजन में है और 2001 के बाद कभी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं आया। ये एरिया ट्रेडिशनली यूएस और जमाते इस्लामी के कंट्रोल में था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि अफगान नेशनल आर्मी यानी कि एएनए के सोल्जर्स अनकंडीशनली तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में भले ही तालिबान काफी पावरफुल दिखता है, पर वहां की पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं है। दशकों से कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे अफगानिस्तान के इंटरनल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वहां की पॉलिटिक्स को काफी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और इसलिए वहां के कुछ वॉरलॉर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात करेंगे कि वो कौन से वॉरलॉर्ड्स हैं जो तालिबान के रैम्पेज को रोक सकते हैं या उसे काउंटी वॉरलॉर्ड्स अफगानी मिलिशिया ग्रुप्स को लीड करते हैं, जो अपनी आइडियोलॉजीज और पर्सनल इंटरेस्ट अलग अलग होने के चलते परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। हम आपको बता दें कि तालिबान की तरह इनमें से कई ग्रुप्स भी वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए एक्यूजेशंस फेस कर रहे हैं। इनका तालिबान के अगेंस्ट ऑपोजिशन मेनली इनके फ्यूडल इंटरेस्ट के चलते है और ये तालिबान से अपने फील्डॉम्स या कंट्रोल एरियाज को बचाने के लिए ही उसे अपोज कर रहे हैं। दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौर से ही अफगानिस्तान की कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स एथनिक पॉपुलेशन के चलते यहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं। पाश्तून्स, तजीक्स, हजारस, उज़्बेक्स जैसे कई सारे फ्यूडल क्लैंस यहाँ पर ऑपरेट करते रहे हैं, जिनमें से लगभग सभी अपने एरियाज में काफी पावरफुल और डोमिनेंस एंजॉय करते हैं। पाश्तून्स अपने 40% से ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन शेयर के चलते यहाँ हमेशा से मोस्ट डोमिनेंट क्लैंस रहे हैं और तालिबान मिलिशियाज में भी इसी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। अफगान गवर्नमेंट में भी फिलहाल रूलिंग अफगान रेजिम एक पावर शेयरिंग डील पर बेस्ड है, जिसमें प्रेसिडेंट अशरफ गनी एक पाश्तून है, जबकि नेशनल रिकॉन्सिलिएशन हाई काउंसिल को लीड कर रहे अब्दुल्ला एक तजीक है। तजीक्स यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है विद रफली 27% शेयर। तो चलिए आप देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के विद इन वो कौन से वॉरलॉर्ड्स हैं जो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर तालिबान को चैलेंज कर सकते हैं और बांट सकते हैं। दोस्तों, गुलबुद्दीन हेकमतयार यंग एज से ही एक हार्डकोर इस्लामिस्ट रहा है। अपनी 70 वर्ष की उम्र में आज वो शायद इकलौता वॉरलॉर्ड है जिसने सोवियत से लेकर यूएस इन्वेजन तक सब कुछ देखा है और फिर भी जिंदा है। इसका अफगानिस्तान में राइज मेनली सोवियत अफगान वॉर के दौरान हुआ अंडर अ मुजाहिदीन ग्रुप कॉल्ड हिज्ब ए इस्लामी, जो 1979 के स्प्लिट के बाद हिज्ब ए इस्लामी गुलबुद्दीन कहलाया। कई रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि सीआईए द्वारा फंड किए गए एंटी सोवियत मिलिटेंट ग्रुप्स में हिज्ब ए इस्लामी सबसे मेजर फंड रिसीवर था। इससे कई सालों तक आईएसआई का भी मैसिव सपोर्ट था। जब आईएसआई को लगा कि हेकमतयार अफगानिस्तान में उसके प्लान्स में हेल्पफुल नहीं था, तो उसने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। 1990s में
हेकमत्यार अफगानिस्तान का 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है फॉर शॉर्ट पीरियड्स। कई अफगानी लोग हेकमत्यार को काफी क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि 90s में हुए सिविल वॉर के दौरान उसने काबुल को अपने डेंजरस मिसाइल अटैक से ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था और वहां मैसिव सिविलियन कैजुअलिटीज हुई थी, इसलिए उसे बुचर ऑफ काबुल भी कहा जाता है। लेकिन मार्च 2021 में हुए मॉस्को पीस टॉक्स में हेकमत्यार का प्रेजेंट होना उसके अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। पिछले कुछ महीनों में हेकमत्यार के लोगों ने बादकशान और हेरत में कई रैलीज ऑर्गेनाइज करी और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन की डिमांड रखी और ये भी कहा कि तालिबान के साथ पीस प्रोसेस को जल्दी रिजॉल्व किया जाए। रिसेंट डेवलपमेंट्स में हेकमत्यार का तालिबान की तरफ झुकाव भी देखा गया है, लेकिन पुरानी राइवलरी और इतिहास के हिसाब से हेकमत्यार का अपना ऑटोनमस एग्जिस्टेंस है। उसे ना ही तालिबान पसंद करता है और ना ही तजीक लीडर्स। हेकमत्यार का एक पर्सनल इतिहास ये भी रहा है कि वो एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरह है जो अपने इंटरेस्ट के सामने दोस्त और दुश्मन जैसे शब्दों में विश्वास नहीं करता और मौके के हिसाब से साइड्स बदलता रहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आने वाले समय में अगर वो एंटी तालिबान स्टैंड लेता है तो तालिबान की मुश्किलें शायद बढ़ जाएं। एक बात और बता दें कि अपनी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के चलते हेकमत्यार का स्टैंड लार्जली एंटी इंडिया ही है और इसलिए अगर वो तालिबान के अगेंस्ट स्टैंड लेता है तो भी इंडिया के लिए वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। अगला मेजर वॉरलॉर्ड है अब्दुल रशीद दोस्तम। दोस्तम एक उज़्बेक मिलिशिया लीडर है जो 2013 के बाद 6 साल के लिए अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट रहा। उस पर अपने टेन्योर में वॉर क्राइम्स और रेप परपेट्रेट करने के आरोप लगाए गए हैं। सोवियत अफगान वॉर के दौरान ये मुजाहिदीन से लड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पाया कि अफगानिस्तान की नजीबुल्लाह गवर्नमेंट वीक पड़ रही है तो उसने साइड स्विच किए। यूएस के नदर्न टेरिटरीज में हुए एंटी तालिबानी ड्राइव में दोस्तम एक मेजर प्लेयर था। उसने जावजहान प्रोविंस को अपने इन्फ्लुएंस में लाया। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक दोस्तम करेंटली टर्की में है और वो जल्द ही जावजहान प्रोविंस में तालिबान को सप्रेस करने के लिए लौट सकता है। नूर को नॉर्थ अफगानिस्तान का स्ट्रॉन्ग मैन माना जाता है। ये 2004 से 2018 तक ये ऑफिशियली बाल्ख का गवर्नर था जिसे प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पावर से हटा दिया था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये आज भी बाल्ख को इनडायरेक्टली रन करता है। नूर अफगानिस्तान के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ग्रुप जमाते इस्लामी का लीडर है। एथनिकली ये एक तजीक है, लेकिन उसने फेलो क्लासमैन अब्दुल्ला को पावर में होते हुए भी तजीक इंटरेस्ट सिक्योर ना करने के लिए क्रिटिसाइज किया है। नूर ने अपने अर्ली पॉलिटिकल करियर में अफगान मुजाहिदीन को एजुकेट करने का काम किया था अगेंस्ट 1979 सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, इसलिए इसे द टीचर भी बोला जाता है। बाद में वो एक मुजाहिदीन रेजिस्टेंस कमांडर बना फॉर जमाते इस्लामी अगेंस्ट द सोवियत। बाद में जब 1996 में तालिबान गवर्नमेंट पावर में आई तो नूर एंटी तालिबान ग्रुप नदन अलायंस का कमांडर रहा अंडर अहमद शाह मसूद लीडरशिप। इसके बाद नूर का मेन राइज तब हुआ जब यूएस लेड कोalition ने तालिबान को बाल्ख प्रोविंस में खदेड़ दिया और नूर को अल्टरनेटिव पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में हेल्प किया और इसके चलते वो 2004 में बाल्ख का गवर्नर भी बना था। नूर एक तजीक लीडर होने और अपने पॉलिटिकल इतिहास के चलते क्लियरली एंटी तालिबान है, अनलाइक हेकमत्यार। इसलिए रिसेंटली जब तालिबान पावरफुल बना तो नूर ने उसके खिलाफ नए मिलिशियाज क्रिएट करने की बात की। इसके अलावा उसने यूएस के अफगानिस्तान विड्रॉल को अफगान केओस का जिम्मेदार बताते हुए क्रिटिसाइज भी किया। वैसे तो नूर के ट्रेडिशनली डोमिनेंट एरिया बाल्ख में भी तालिबान ने खुद को काफी एक्सपैंड कर लिया है और इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि जमाते इस्लामी तालिबान के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब हम बात करेंगे मोहम्मद इस्माइल खान की। दोस्तों, इस्माइल खान को लॉयन ऑफ हिरत भी कहा जाता है। ये भी जमाते इस्लामी का लीडर है जिसने तालिबानी इंसर्जेंट्स को हिरत में एंटर करने से रोका है। इसने अर्ली 2000 में यूएस लेड एंटी तालिबान कोalition में एक अहम रोल निभाया था। दिसंबर 2001 में जब यूएस विक्ट्रीज हुई तो इस्माइल खान को हिरत का गवर्नर डिक्लेयर किया गया। बढ़ते पावर के कारण 2005 से 2013 के बीच इन्हें मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड वाटर भी बनाया गया। तालिबान इंसर्जेंट्स के बढ़ते प्रेजेंस को रोकने के लिए जुलाई 2021 में इस्माइल खान ने अपने पार्टी मेंबर्स को और लोगों को मोबिलाइज कर इस एक्सपेंशन को रेजिस्ट किया। इसलिए ये भी एंटी तालिबान रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। अगला मेजर वॉरलॉर्ड है अब्दुल गनी अलीपुर। अलीपुर मैदान वर्दक का एक मेजर हजारा कम्युनिटी का वॉरलॉर्ड है। दोस्तों, आपको बता दें कि हजारास अफगानिस्तान के मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं जो शिया फेथ को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट ने अक्सर इन्हें नेग्लेक्ट किया है
और उन पर अत्याचार होने के रिपोर्ट्स सामने आते रहे हैं। इसी कारण हजारस आज अलीपुर को अपना मसीहा मानते हैं जो उनके लिए लड़ रहे हैं। हालांकि इसका पोजीशन तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट दोनों के अगेंस्ट है। रिसेंटली मार्च 2021 में अलीपुर के मिलिशियाज ने मिसाइल से मिलिट्री हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अलीपुर को एक्यूज किया कि तालिबान ऑपरेशन के नाम पर ये रीजन में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस 24 ने रिपोर्ट किया कि अलीपुर के मिलिशियाज फ्रिक्वेंटली तालिबानी एरियाज को रेड कर उनके मिलिशियाज को अपडेट करते रहे हैं और हजारा हॉस्टेजेस को इनके बदले में डिमांड करते हैं। लास्टली हम बात करेंगे अब्दुल रसूल सयाफ की। सयाफ एक पाश्तून मिलिटेंट है जिसने अफगान मुजाहिदीन फैक्शन इत्तेहाद अल इस्लामी को लीड किया है। 1990s में सयाफ अपने अल कायदा लिंक्स के कारण नोटोरियस था। ये फिलीपींस के टेररिस्ट ग्रुप हेड अबू सयाफ के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। ऐसा कहते हैं कि ये पहला इंसान था जिसने उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में इनवाइट किया था। आज ये एक पावरफुल पॉलिटिशियन है और अक्सर प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ मीटिंग में दिखाई देता है। इसने तालिबान के एक्शंस को अन इस्लामिक कहा है और उस पर पाकिस्तान के ISI के स्लेव्स होने का आरोप लगाया है। पीस प्रोसेस को सयाफ ने एक्टिवली सपोर्ट किया है और इस प्रोसेस को ऑर्डर ऑफ अल्लाह कहा है। तो दोस्तों ये थे अफगानिस्तान के कुछ पावरफुल वॉरलॉर्ड्स जिनमें से कुछ ने एक्टिवली तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई है और कुछ की पोजीशंस ड्यूबियस है, लेकिन वो तालिबान को काउंटर करने की ताकत रखते हैं। यूएस के विड्रॉल के बाद जब तालिबान राइज कर रहा है और साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी और केओस के बादल छाने लगे हैं, तब ये पावरफुल वॉरलॉर्ड्स का इस पूरे चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या रोल होगा, ये एक अहम सवाल है। इनमें से कुछ ग्रुप्स जो मेनली तजीक पॉलिटिशियंस हैं वो प्रो इंडिया रहे हैं, लेकिन कुछ वॉरलॉर्ड्स एंटी इंडिया भी हैं। इसलिए कौन सा वॉरलॉर्ड इस पूरे टसल में पावरफुल होता है, ये इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने काफी समय तक इन वॉरलॉर्ड्स को इग्नोर किया था, लेकिन सितंबर में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने वॉरलॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ टॉक्स होल्ड किए थे। ये इन वॉरलॉर्ड्स के बढ़ते सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इनमें से जो वॉरलॉर्ड प्रो इंडिया या न्यूट्रल है, उनके मास सपोर्ट के चलते उन्हें अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना जरूरी है। इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये वॉरलॉर्ड्स अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए हमें सचेत रहना होगा। अलग अलग एथनिसिटीज के होने के कारण इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस काफी है, जो फ्यूचर में सिविल वॉर जैसे सिचुएशन को भी क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे सोवियत विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में हुआ था। इसके अलावा हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि तालिबान जैसे ही इन वॉरलॉर्ड्स ने भी प्री तालिबान एरा में कई एट्रोसिटीज और ह्यूमन राइट वायलेशंस किए हैं। इसलिए ये गारंटी नहीं है कि इनकी मदद से अफगानिस्तान में लास्टिंग पीस इंश्योर हो पाएगा या नहीं। दोस्तों इन वॉरलॉर्ड्स में आपके हिसाब से कौन सा ऐसा वॉरलॉर्ड है जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है अगेंस्ट काउंटरिंग तालिबान? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।